भाई साथियों, क्या आपको पता है कि एक जज, एक आईपीएस और एक आईएएस में कौन ज्यादा पावरफुल होता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। जो एक जज होता है उसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर होते हैं, जबकि एक आईएएस अधिकारी के पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर होती है। जज किसी भी आईएएस ऑफिसर को उसकी गलती पर सम्मन भेजकर अपने सामने हाजिर होने के लिए प्रतिबंधित कर सकता है, लेकिन कोई आईएएस ऑफिसर किसी जज के ऊपर अपनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर को यूज नहीं कर सकता। और जो एक आईपीएस अधिकारी होता है वो पुलिस विभाग का एक उच्च अधिकारी होता है और उसके पास इस तरीके की कोई भी पावर नहीं होती जिससे कि वो इन दोनों के खिलाफ अपनी पावर का यूज कर सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक जज, आईएएस और आईपीएस में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके से कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कानून के जानकार बने, होशियार बने, सेफ रहें। भाई साथियों, आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो उसके हाथों में हथकड़ी बांध देती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि प्रेमशंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सन 1980 के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हैंडकफिंग यानी किसी को हथकड़ी लगाना इलीगल है। मतलब कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते समय उसके हाथों में हथकड़ी लगाना संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करना है। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के दौरान अगर वो व्यक्ति निकल भागने में समर्थ है या वो इस तरीके की कोशिश करता है या पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, अपनी पावर का मिसयूज करता है, तो इस आधार पर कोर्ट के आदेश के बाद उस व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जा सकती है। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके से कानूनी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जानकार बने, होशियार बने, सेफ रहें। भाई साथियों, हमारे देश में आपने जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई महिला वकीलों को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश की सबसे पहली महिला वकील कौन थी? मैं बताता हूँ। उनका नाम था कॉर्नेलिया सुराब जी, जिनका जन्म 15 नवंबर 1966 को नासिक में हुआ था। ये वो पहली लड़की थी जिन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया था। इतना ही नहीं, इसके बाद विदेश में जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सिविल लॉ में टॉप भी किया था और इसके बाद ये भारत देश की बनी पहली महिला वकील। विदेश से लौट के आने के बाद सन 1897 में इन्होंने एक बार फिर दोबारा बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लॉ की ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था और अपनी लॉ की डिग्री हासिल करी थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी भी कोर्ट में केस नहीं लड़ पाई, क्योंकि उस दौरान हमारे देश में महिलाओं का कोर्ट में वकालत करना या केस लड़ना पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। लेकिन सन 1923 में कानून में किए गए संशोधन के बाद से ये कोर्ट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस को कर पाई। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके से कानूनी मुद्दों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाई साथियों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारे देश में जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, जो सबसे बड़े पद पे हैं, वो नरेंद्र मोदी हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश के संविधान में वो ऐसे कौन कौन से पद हैं जिन पर आसीन व्यक्ति ही उस दौरान बड़े पद और बड़े कद का माना जाता है। इसमें सबसे पहला पद आता है देश के राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। साथ ही वो देश के चीफ इन कमांडर भी होते हैं और देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। इसके बाद पद आता है देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ये हमारे भारत देश के संविधान का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। इसके बाद तीसरा जो पद आता है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है, जिसे कि प्रधानमंत्री कहा जाता है और इस पद पे आज के समय में नरेंद्र मोदी जी विद्यमान है। इसके बाद जो चौथा प्रमुख पद होता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिसे कि हिंदी में देश के सबसे बड़े जज या न्यायमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद पांचवा जो पद होता है वो होता है हमारे देश के सभी सांसदों के सभापति का, जिसे कि लोकसभा का सभापति कहा जाता है। साथ ही इन्हें स्पीकर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है। इसके बाद का जो अगला पद आता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसके बाद जो अगला पद आता है वो आता है सीएजी यानी कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल का, जो कि पूरे देश के लेखे जोखे और उनके हिसाब का ऑडिट करती है। इसके बाद जो अगला पद है वो आता है यूपीएससी के चेयरपर्सन का। केंद्र सरकार की जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनके चयन आयोग का जो सबसे बड़ा पद होता है उसे ही यूपीएससी के चेयरपर्सन के चीफ का पद कहा जाता है। और इसके बाद सबसे बड़ा पद होता है देश के अटॉर्नी ऑफ जनरल यानी कि देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर का। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके से कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाई साथियों, आपको नहीं लगता हमारे भारत देश में भारतीय पुरुषों का कुछ भी नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे देश में जितने भी लॉ बनाए जा रहे हैं वो सभी महिलाओं के संरक्षण के लिए ही बनाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे देश में ये लगातार नारे लगाए जाते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर समान अधिकारी हैं। और इतना ही नहीं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा भी विशेष कदम उठाए जाते हैं। मैं किसी भी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के अगेंस्ट नहीं हूँ। सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले इस बारे में कदम भी बहुत सराहनीय है। लेकिन जिस प्रकार आए दिन पुरुषों के ऊपर महिलाओं के द्वारा किए गए
गए झूठे केसों के मामले लगातार उजागर होते जा रहे हैं, उनको देखते हुए सरकार को ये 3 कदम जरूर उठाने चाहिए, जिससे कि भारतीय पुरुषों की सुरक्षा को भी निश्चित किया जा सके। जिसमें कि सबसे पहला कदम है कि रेप लॉ ऑफ इंडिया, इसमें भी सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि इस लॉ में केवल महिलाओं की ही सुरक्षा के बारे में बताया गया है। क्यों भाई, इस मामले में कभी पुरुष विक्टिम नहीं हो सकता क्या? और क्या कोई महिला किसी पुरुष को कभी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कर सकती क्या? कर सकती है। इतिहास में बीती घटनाएं इस बात का गवाह भी हैं। दूसरा कानून है मेंटेनेंस का। इसके अनुसार एक पति को ही अपनी पत्नी को खर्चा देना होता है, कभी किसी पत्नी को अपने पति को कोई खर्चा नहीं देना होता। क्यों भाई, अगर महिला और पुरुष दोनों समान हैं, एजुकेटेड हैं, दोनों वर्किंग हैं और लाइफ में वेल अर्निंग भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि महिला पुरुष से ज्यादा अर्निंग करती है, और ऐसी स्थिति में जब दोनों के बीच इस प्रकार विवाद उत्पन्न होता है तो हमारे कानून के अनुसार केवल महिला को ही भरण पोषण का खर्चा पाने का अधिकारी माना जाता है। पुरुष को इस तरीके का कोई अधिकार नहीं है, जबकि ये पुरुषों के साथ पूरी नाइंसाफी है। इस कानून में भी बदलाव की सख्त जरूरत है। और तीसरा है सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने ऐतराज मूवी तो जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो एक बार उस मूवी को जरूर देख लेना, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि वर्क प्लेस पे केवल महिलाएं ही सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार नहीं होती, कई बार पुरुष भी अपने वर्क प्लेस पे सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार होते हैं। मेरी ये बातें महिलाओं के अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन क्या पुरुषों को भी ऐसी सुरक्षा देनी चाहिए? जरा सोच के बताना। वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक भी करना, और कानूनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। भाई साथियों, आज के समय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई तरह के अपराध होते हैं, लेकिन एक अपराध ऐसा है जिसे लगाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसे कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल होता है, और उससे भी मुश्किल होता है कोर्ट में वकीलों के द्वारा उस अपराध को डिफेंड कर पाना। नहीं पता? मैं बताता हूँ। फेक रेप केसेस। सन 2012 में दिल्ली में घटे गैंग रेप के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के एंटी करप्शन लॉ बड़े सख्त कर दिए गए, जिसकी वजह से रेप केसेस की रिपोर्टिंग करना तो आसान हो ही गया, साथ ही झूठे रेप केसों की रिपोर्टिंग भी बढ़ गई है। किसी भी झूठे रेप केस से किसी के भी फ्यूचर, उसके कैरेक्टर, उसका रिलेशन, यहाँ तक कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि जीवन में कभी भी आपके ऊपर अगर कोई झूठा रेप केस फाइल हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको संबंधित पुलिस थाने में उस केस के अगेंस्ट एक काउंटर FIR दर्ज करवानी चाहिए। इसके तुरंत बाद आपको किसी अच्छे क्रिमिनल लॉयर से मिलकर इस बारे में कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से गाइड करके आपके मामले का निपटारा कर सके। और एक बार कोर्ट के द्वारा आपका निर्दोष साबित होने के बाद आपको डेफामेशन यानी मानहानि का केस भी फाइल करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कानूनी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट ये सभी एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट में अंतर होता है, और ये अंतर क्या होता है चलिए जानते हैं। तो साथियों, ऐसा व्यक्ति जिसने लॉ की पढ़ाई कर रखी होती है, लॉ की डिग्री ले रखी होती है, उसे लॉयर कहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति मात्र डिग्री लेने भर से ही कोर्ट में किसी का प्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब कि किसी का केस नहीं लड़ सकते। और इन्हीं के बराबर की डिग्री होती है बैरिस्टर की, लेकिन ये डिग्री इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई करने वालों को दी जाती है। जैसे कि महात्मा गांधी जी, वो बैरिस्टर थे, और जब एक लॉयर अपनी डिग्री को बार काउंसिल में रजिस्टर्ड करवा लेता है तो वो बन जाता है एडवोकेट, यानी कि अधिवक्ता। और वो अधिवक्ता किसी भी कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए किसी भी केस को लड़ सकता है, जैसे कि मैं एडवोकेट सचिन सिंह। तो साथियों, ये था एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर के बीच का अंतर। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और इसी तरीके से कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो है हमारे देश के स्कूल और हमारे देश के प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि शुरुआती काल में ये बड़े उत्कृष्ट विभाग हुआ करते थे। किसी बड़े शिक्षण संस्थान में शिक्षा का विशेष महत्व हुआ करता था, और उस महत्व को समझते हुए लोग शिक्षा पे जोर दिया करते थे। लेकिन आज के समय में ये एक व्यवसाय बन चुका है। बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े मुनाफे के चक्कर में स्कूल खोल लेते हैं, जिसमें कि छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर वो उनके अभिभावकों से अच्छी खासी मोटी रकम वसूल करते हैं, और एक समय के बाद तो वो एडमिशन के नाम पे भी डोनेशन रिसीव करते हैं। ये सब भ्रष्टाचार का दूसरा रूप नहीं है तो क्या है? हमारे देश के कानून में एक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, लेकिन ये अधिकार कहीं दिखता नहीं है। और जब इस अधिकार के बारे में समाज के किसी विशेष वर्ग के द्वारा आवाज उठाई जाती है तो इस मामले से संबंधित अधिकारी और लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच ही नहीं पाती। इसके अलावा हॉस्पिटल्स, आज के समय में बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान जो होते हैं, जिन्हें हॉस्पिटल्स कहा जाता है, ये भी व्यवसाय का और भ्रष्टाचार का एक गोरख धंधा बन चुका है, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा संचालित किया जाता है। उनके द्वारा अच्छे खासे डॉक्टरों को अपॉइंट किया जाता है, अच्छी खासी सैलरी पैकेज दिया जाता है, साथ में उन्हें ये इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है कि महीने में उनको इतनी सर्जरी करवानी ही है, फिर चाहे उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला जो व्यक्ति है उसको उस महंगी
सर्जरी या उस महंगे महंगे टेस्ट की जरूरत हो चाहे ना हो, तब भी उसको वो टेस्ट करवाने के लिए मजबूर किया जाता है। उसको वो सर्जरी करवानी ही होती है। जिस पीड़ित व्यक्ति का इलाज दवाइयों के आधार पे किसी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके किया जा सकता है, उसकी जगह ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर उनकी सर्जरी कर देते हैं। प्राचीन काल की चिकित्सा पद्धति और चिकित्सकों के अनुसार ज्यादातर माएं अपने बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा जन्म दिया करती थीं। लेकिन आज के समय में इन हॉस्पिटल्स में 10 में से 8 माओं का ऑपरेशन कर दिया जाता है और उसी ऑपरेशन के द्वारा उनके बच्चे का जन्म होता है। यहाँ तक कि चिकित्सा के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो भी उसे वेंटिलेटर पर रख के उसके बिल के मीटर को हॉस्पिटल्स के द्वारा बढ़ाया जाता रहता है, ताकि उनके मुनाफे में कहीं पे कोई भी कमी ना हो। चाहे उस बिल का भुगतान करते करते उस मृत व्यक्ति के परिवार वालों को अपने घर, अपनी संपत्ति की नीलामी करनी पड़े, तो भी इस तरीके के हॉस्पिटल्स वालों को अपने सिर्फ मुनाफे से ही मतलब होता है। और आजकल तो ये चलन बन चुका है कि इस तरीके की अपनी अवैध वसूली के लिए हॉस्पिटल वालों ने बाउंसर भी रखने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अगर जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके द्वारा बिल का भुगतान कर दिया जाता है फिर तो ठीक है, वरना जिस व्यक्ति ने बिल का भुगतान करने से हल्का सा भी आनाकानी करी, उस व्यक्ति की बाउंसरों के द्वारा अच्छी खासी धुलाई कर दी जाती है। और ऐसे हॉस्पिटल्स वालों के साथ पुलिस वालों की भी अच्छी खासी मिलीभगत होती है, तभी तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, वरना किसी भी हॉस्पिटल्स में किसी बाउंसर की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो डॉक्टर को भगवान समझता है। और यहाँ मैं आपको एक राज की बात और बताता हूँ, किसी भी सरकारी स्कूल को देख लो या किसी भी सरकारी अस्पताल को देख लो, सुविधाओं की इतनी कमी है कि किसी भी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा या अच्छा इलाज वहाँ पर मिल जाए ऐसा संभव ही नहीं है। हॉस्पिटल्स के द्वारा एक रेफर की पद्धति को और अपना लिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी अस्पताल के भरोसे ही है तो उस पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाए।